हेलो, वेलकम टू माय चैनल कैलकुला। मेरा नाम रणधीर पांडे है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फिफ्थ लेक्चर मैथमेटिकल मेथड्स का। कुछ हमें क्वेश्चन स्टार्टिंग में करने होंगे, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। कुछ ऐसे कंसेप्ट्स जो कि थे राइट हैंड स्क्रू रूल, वेक्टर्स प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, फिर डॉट प्रोडक्ट भी हमने देखा था, है ना। उसके भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स हमने हर एक प्रोडक्ट के देखे थे। सो इम्पॉर्टेंट लेक्चर था ओवरऑल। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके फटाफट देखाओ, क्योंकि ये जो डॉट प्रोडक्ट है या फिर जो वेक्टर प्रोडक्ट है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये आपके महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है और आएगा ही आएगा। और साथ ही साथ आपके एमएससी लेवल के भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो इनसे ही होते हुए जाते हैं। तो ठीक है। सो ये सब टॉपिक के ऊपर हम आज कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि ये चीज़ें और ज़्यादा सॉलिड हो जाएंगी। क्वेश्चन है हमारे पास, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर इज। ठीक है, तो आपको ये दोनों ही वेक्टर का क्या करना है, वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है। ये हम कैसे निकाल सकते हैं? हम सिंपली वेक्टर प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं? जैसे कि लेट से अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि आपको अगर v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर करना है, तो इसके लिए मैंने कुछ बताया था आपको कि अगर आपको कंपोनेंट दिए हैं तो हम एक डेटर्मिनेंट बनाएंगे 3 बाय 3 का, जहाँ पे मैं लिखूंगा यहाँ पे आई कैप, यहाँ पे जे कैप और यहाँ पे के कैप। ठीक है। और इस डिटर्मिनेंट में फिर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जो v1 वेक्टर है उसके जो भी कंपोनेंट है वो लिखूंगा। जैसे आई के साथ जो कंपोनेंट है वो 2 है, फिर जे के साथ क्या दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, फिर के साथ क्या दिख रहा है, -1। सेम v2 वेक्टर के लिए यहाँ पे 1 है, फिर 2, फिर -3। ठीक है। तो ये काम हमें करना है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसको करना कैसे होता है, सॉल्व कैसे हम करते हैं। जैसे कि अगर मैं आई कैप की बात करूं, मतलब जैसे कि अगर मैं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूं, सो इट इज अगेन अ वेक्टर, उसमें वो भी आई कैप, जे कैप और के कैप में रिप्रेजेंट होगा। तो अगर ये पूछूं मैं कि बताओ कि आई कैप के साथ क्या होगा, तो हमने उसके लिए पढ़ा था कि अच्छा आई कैप के लिए मुझे ढूंढना है साथ में क्या होगा, क्या नंबर होगा। तो हमें उसके लिए आई कैप का रो ब्लॉक करना पड़ेगा और इसका जो कॉलम है वो ब्लॉक करना पड़ेगा। अब जो आपको 4 नंबर दिख रहे हैं इनमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 इंटू -3 अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, -9। ठीक है। फिर माइनस -1 इंटू -2 क्या मिलेगा आपको, -2। ठीक है। ये हो गया आपका आई कैप के साथ जो नंबर हम हमारा बनेगा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे आगे। उसके आगे फिर आई कैप होगा, फिर जे कैप भी होगा, बट एक रूल मैंने बताया था आपको कि जे कैप ले लेना आप -n के साथ। फिर इसके साथ भी हम सेम ही काम करेंगे। ठीक है। अभी हम जे कैप के लिए वही काम करेंगे जो हमने आई कैप के साथ किया था। ठीक है। जे कैप के लिए हम इसका जो रो है वो ब्लॉक करेंगे और इसका जो कॉलम है वो भी हम ब्लॉक करेंगे। तो हमें अभी यहाँ पे भी 4 एलिमेंट दिख रहे हैं, इनको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। 2 इंटू -3 इज -6। ठीक है। फिर माइनस करना होता है, -1 इंटू 1, ये क्या मिलेगा आपको, -1 मिलेगा। ठीक है। उसके बाद के कैप की बारी, ये प्लस में आपको लिखना है के कैप, साथ में जो कंपोनेंट है इसके लिए भी सेम काम करेंगे, हम ब्लॉक कर देंगे उसका रो एंड कॉलम। चलो तो ब्लॉक करते हैं, एक सेकेंड बस। सॉरी, एक सेकेंड। हम्म। ठीक है, 1 मिनट बस। हाँ, तो अब के कैप की बारी। तो के कैप के लिए इसका जो रो है और इसका जो कॉलम है वो हम ब्लॉक करेंगे। और अब देखो 4 एलिमेंट यहाँ भी मिल रहे हैं हमें, तो 2 2 ज़ा 4 यहाँ लिख लेते हैं, -3 1 ज़ा 3। ठीक है। अब इसे बस सॉल्व करना है, हमें इसे बस सॉल्व करना है। अब यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ पे -9 + 2 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा +2। -9 + 2 क्या होगा आपका, -7 आई कैप। ठीक है। फिर -6, ये तो +1 होगा, -6 + 1 इज -5। और -5 के आगे माइनस है तो ये हो जाएगा आपका +5, साथ में होगा आपके जे कैप। उसके बाद लास्ट में के कैप के साथ यहाँ पे 4 - 3 विच इज 1, तो 1 के कैप या फिर बस लिख दो आप के कैप। ठीक है। तो ये बन गया आपका वेक्टर। कौन सा वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स इज अगेन अ वेक्टर विच इज दिस वेक्टर, -7 आई कैप +5 जे कैप +k कैप।
ठीक है, तो ऐसे सिंपली आपको ये ऐसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना होता है 3 बाय 3 के। और कैसे आपको एलिमेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बाय ब्लॉकिंग दी रो एंड दी कॉलम। आपको फिर 4 एलिमेंट दिखेंगे और फिर उनको आपको क्रॉस करना होता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ अपन क्वेश्चन कर रहे होंगे। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, जहां पे हमें बोला है कि शो डैट वेक्टर्स ए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हमें ये शो करना है कि जो 3 वेक्टर हैं आपके पास, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ये क्या है आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यानी कि मैं किसी भी 2 वेक्टर को उठा लूं, सो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा। सेम बी एंड सी को भी उठाऊंगा तो भी आपका परपेंडिकुलर ही होगा। तो ये आपको शो करना है। और आपको हर एक वेक्टर के, जैसे आपको वेक्टर दिए हैं इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपोनेंट, वैसे रिप्रेजेंट किए हैं आई कैप, जे कैप और के कैप में, तीनों ही वेक्टर। ठीक है, तो अगर परपेंडिकुलर आपको यहाँ पे शो करना है, तो एक चीज हमने पढ़ी थी डॉट प्रोडक्ट में। जब हम वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट लेते थे, तो वो कंसेप्ट हमने देखा था कि जब हम लेट से 2 वेक्टर जो कि आपस में परपेंडिकुलर हैं, और उनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते थे, तो हमें आंसर क्या मिलता था, 0 मिलता था। याद है आपको? देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है और ये आपस में परपेंडिकुलर है, लेट्स से ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो अगर मैं यहाँ पे इनका डॉट प्रोडक्ट लूं, ए डॉट बी, तो फॉर्मूला क्या था अपना, ए बी कॉस थीटा, यही था। और यहाँ पे एंगल कितना है, एंगल दोनों के जो कितना है, 90 डिग्री, तो कॉस ऑफ 90 होगा। एंड कॉस ऑफ 90 डिग्री क्या होता है, 0, तो 0 × ए बी इज 0। मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या मिलता है आपको, 0। तो अगर मैं, मुझे ये शो करना है कि ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो इनका मैं डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूँ। और अगर वो 0 आता है तो ये प्रूव हो जाएगा कि यस, मतलब कि दोनों वेक्टर होंगे तब परपेंडिकुलर। बस ये काम करना है। ठीक है, बस हमें यही काम करना है, और ये काम से फिर अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो लेट्स से लिख लेते हैं कि एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। ठीक है, इस स्टेटमेंट से हम चालू करते हैं। इस स्टेटमेंट के हिसाब से हम अगर चालू करेंगे, तो हम कंसिडर करते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर मैं लेता हूं, तो ए वेक्टर जो है वो लिख लेता हूं मैं, जो कि है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। और आपका बी वेक्टर क्या है, ये है 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, यही है। तो जब मल्टीप्लाई होते हैं, आपको याद होगा जब ये मल्टीप्लाई होते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट की खासियत होती है कि जब मल्टीप्लाई होता है तो इनके कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि आई वाला कंपोनेंट आई वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे वाला मल्टीप्लाई होगा जे वाले के साथ, के वाला मल्टीप्लाई होगा के वाले के साथ, है ना। सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि 2 3 क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। ठीक है, आई गायब कर दो। ऐसे भी हमने देखा था कि डॉट प्रोडक्ट में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि आई कैप डॉट आई कैप इज 1। सो इसलिए वो गायब भी हो जाता है। इसलिए ये मत ध्यान देना कि आई जे के में कुछ वैल्यू आएगी, आई जे के में वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए हम बस 2 × 3 6 लिख देंगे। फिर नेक्स्ट वाला जो कंपोनेंट है जे का, यहाँ पे 3 और यहाँ पे -6 है, तो 3 × -6 कितना हो जाएगा आपका, -18। और 6 2 कितना होगा, 12। ठीक है, बस इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 + 12 इज 18, -18, ये कितना आ जाएगा अपना, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या क्लियर होता है, ये क्लियर होता है कि ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है, यानी कि दोनों वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, फिर परपेंडिकुलर हो जाएंगे, है ना। सिमिलरली हम बी एंड सी का भी कर लेते हैं। सो सिमिलरली हम कंसिडर करते हैं बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है, लेट्स से इसको तो 1 मान लेते हैं। अब जब इनका हम क्रॉस करेंगे, इनका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो बी वेक्टर है अपने पास 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। और सी वाला वेक्टर है 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, तो ये 2 वेक्टर अपने पास है। अब इनका भी सेम होगा डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई होता है। सो 3 × 6 अपना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 18।
-6 इंटू 2 कितना होगा, -12, और 2 -3 इनका मल्टीप्लीकेशन होगा आपका -6, तो ये तो वही मिलेगा आपको 18 -18 विच इज 0। तो ये भी, इनका भी अगर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है, यानी कि ये भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो हमें तो ये समझ में आ रहा है कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर और बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। देखो यार, ये हम बोल सकते हैं ना कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ये मैं कहां से बोल पा रहा हूं, फ्रॉम वन। फिर सेकंड वाले इक्वेशन से मैं क्या बोल सकता हूं कि बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। ये मैं बोल सकता हूं फ्रॉम टू। ठीक है। सो अगर ए वेक्टर बी से परपेंडिकुलर है और बी वेक्टर सी से परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट में मैं ये बोल सकता हूं कि अगर ए बी से परपेंडिकुलर और बी सी से परपेंडिकुलर है, तो ए बी परपेंडिकुलर होगा सी से। ए बी परपेंडिकुलर किससे होगा, सी से। इसको आप ऐसे बोल सकते हो, बाय ट्रांसटिविटी। ये ट्रांसटिविटी वाली प्रॉपर्टी होती है, उसके हिसाब से हम ये चीज बोल सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे आप देख लो, कोई भी दो वेक्टर को उठा लो, तीनों में से कोई भी दो वेक्टर को आप उठा लोगे, ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो हमें जो शो करना था हमने शो कर दिया। ठीक है, कि दीज वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हम ये क्वेश्चन तो स्पेसिफिकली बोर्ड पर्सपेक्टिव का है, बोर्ड में ऐसे कुछ शो वाले क्वेश्चन आते हैं। बाकी कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डॉट प्रोडक्ट हमेशा आपको परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जीरो मिलेगा, और उसको हमने यहाँ पे कहीं यूज किया। ठीक है, एमएसएस सीटी लेवल में भी कुछ ये सब कंसेप्ट आते हैं, तो तैयारी अपनी पूरी रखो। इसके बाद हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस। ठीक है। सो कैलकुलस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका कुछ हम बेसिक ही यहाँ पे पढ़ने वाला है। और जैसे कि इसका मैथ्स में बहुत बड़ा रोल है, और फिजिक्स में भी कुछ ना कुछ इसकी चीज़ें जो आ जाती हैं इंपॉर्टेंट रहती हैं। आगे हम जब और चैप्टर देखेंगे फिजिक्स के, तो वहाँ पे कैलकुलस का इम्पोर्टेंस आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ों को हम डिफाइन भी कर पाएंगे बाय यूजिंग कैलकुलस। ठीक है। सो अब ये होता क्या है, तो इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस में एक तो डेफिनेशन आप देख लो कैलकुलस की। सो कैलकुलस इज द स्टडी ऑफ कंटिन्यूअस चेंजेस इन मैथमेटिकल क्वांटिटीज। तो कैलकुलस क्या एक ऐसी स्टडी है जो कि आपको बताती है कि मैथमेटिकल क्वांटिटीज कैसे चेंज हो रहे हैं, और वो कंटिन्यूस चेंज होनी चाहिए। ठीक है, आप जो भी चेंज बताओगे वो कंटिन्यूस नेचर में होना चाहिए। सो ये है आपका कैलकुलस। ठीक है। जैसे कि कंटिन्यूस क्या होता है वही मैं यहाँ बता दूं आपको। मैंने यहाँ पे एक एक डायग्राम लिया हुआ है, एक कुछ ग्राफ लिए हैं। जैसे कि कंटिन्यूस ग्राफ कैसा होता है और डिस्क्रीट कैसा होता है। डिस्क्रीट मतलब बोल सकते हो आप नॉन कंटिन्यूस। ठीक है, डिस्क्रीट मतलब होता है नॉन कंटिन्यूस। सो अब देखो डिस्क्रीट में क्या होता है, जैसे कि आपके पास लेट से पूरा ग्राफ है, और इसमें आपने कुछ एक्स के करस्पॉन्डिंग कुछ वाई वाली वैल्यू मार्क की हुई है। सो ऐसे कुछ आपको ग्राफ मिले हैं, ऐसे कुछ आपको पॉइंट्स मिले हैं। ठीक है, हम प्लॉटिंग तो जानते हैं, हमने 10th में भी देखा होगा कि प्लॉटिंग कैसे करते हैं ग्राफ का। ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा ग्राफ नहीं देखा है, बट आप पॉइंट को प्लॉट करना जानते हो। तो हर एक वैल्यू के लिए आप कुछ ना कुछ वाई देख के प्लॉट करते हो, और कुछ ऐसे पॉइंट मिलते हैं, फिर हम उसको ज्वाइन करके कुछ स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा हम करते थे। सो हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको एक एक वैल्यू मिल रही है, और इनमें आप गैप देख सकते हो। गैप इनमें काफी मतलब अमाउंट में है, गैप आप देख पा रहे हो, और ये पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है ये भी आप देख पा रहे हो। तो इस केस को हम बोलते हैं नॉन कंटिन्यूस, जहां पे आपको दो पॉइंट के बीच में गैप दिखाई दे रहा है ना। अब कंटिन्यूस में क्या होता है, यहाँ पे हर एक छोटी वैल्यू के लिए आपको कोई ना कोई वैल्यू दिख रही है। अगर मैं पूरे ऐसे ग्राफ में इसे देखूं, तो जैसे कि एक्स की वैल्यू के लिए वाई यहाँ मिलेगा, फिर ऐसे करते 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 ऐसे पॉइंट को जोड़ते 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 आपका ये पूरा ग्राफ बना हुआ है। और ये पॉइंट इतने आपस में पास में है कि इनके बीच में कोई डिफरेंस दिख भी नहीं रहा है मुझे, है ना, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। इसलिए पूरा जॉइंट आपको एक पूरा ग्राफ एकदम स्मूथ कर्व के साथ दिख रहा है। ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं कंटिन्यूस। तो हम काम करने वाले हैं इसके ऊपर, हम कंटिन्यूस चीजों पे काम करेंगे, है ना। हम कंटिन्यूस मैथमेटिकल क्वांटिटीज पे काम करेंगे कि वो कंटिन्यूस उनमें चेंजेस आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये चीज समझ के रखो कंटिन्यूस चेंजेस क्या होता है, कि जो कि हर एक एक्स के वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू जो चेंज होगी, है ना, मतलब बिटवीन दो पॉइंट,
बिटवीन अगर कोई दो पॉइंट लूं और उनमें डिफरेंस देखो तो वो इतना कम है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, और पॉइंट जो एकदम एक के ऊपर एक कोइंसाइड करते हुए आपको पूरा ग्राफ दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस का आप एग्जांपल देख लो, और यहाँ पे कंटिन्यूस जो है उसके ऊपर पूरा का पूरा अपने कैलकुलस डिपेंडेंट है। ठीक है, उसके ऊपर ही पूरी स्टडी होने वाली है। फिर कैलकुलस की बात करें तो यहाँ पे दो इसमें सेगमेंट्स हैं, दो दो बोल सकते हो पार्ट हैं इसमें। एक है डिफरेंशियल कैलकुलस, दूसरा है इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, सो डिफरेंशियल कैलकुलस क्या होता है? जनरली ये कैलकुलस आपको ये बताएगा कि आपको चीजों को कैसे डिवाइड करना है, कैसे पार्ट में डिवाइड करना है ना। जनरली एक पूरा सेगमेंट है, उसका एक छोटा सा पार्ट जो है उसके बारे में हम स्टडी कर रहे होगे, है ना। मतलब एकदम बड़ी चीजों को छोटा कर देना इस डिफरेंशियल कैलकुलस, इस डिफरेंशिएशन, है ना, तोड़ तोड़ के डिवाइड कर देना। और इंटीग्रल कैलकुलस में क्या होगा कि वही छोटे छोटे टुकड़ों को वापस से अगर मैंने ज्वाइन किया तो मेरी लाइन वापस से बन जाएगी। ये होता है आपका इंटीग्रल कैलकुलस। देखिए, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर पाऊंगा फिलहाल, क्योंकि चीज़ें बहुत डीप हैं, टाइम लगेगा इस चीज़ को, खासकर मैथ्स में आप जब चीज़ें पढ़ोगे चीज़ें क्लियर होंगी ज़्यादा। सो डिफरेंशियल कैलकुलस मतलब क्या, कि जब चीज़ें हम डिवाइड करें, डिवाइड करना मतलब एकदम बांट दें, छोटे टुकड़ों में बांट बांट दें, तो ये आपका होगा डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल कैलकुलस। और अगर मैं वही छोटे टुकड़ों को आपस में जोड़ दूं, इंटीग्रेट कर दूं, है ना, बोलते हैं इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करना मतलब भाई एकजुट करना। सो अगर उनको मैं इंटीग्रेट कर दूं, सो हम उस कैलकुलस को बोलते हैं इंटीग्रल कैलकुलस और इंटीग्रेशन। ठीक है, सो ये नाम भी याद याद रखो कि इंटीग्रल कैलकुलस या फिर इंटीग्रेशन आप बोल सकते हो, डिफरेंशियल कैलकुलस या फिर इसका नाम डिफरेंशिएशन भी होता है। ठीक है, डिटेल में हम देखेंगे ये चीज़ होती क्या है, कैसे क्या डेफिनेशन है, वो सब हम देखेंगे। तो आओ पहले हम देख लेते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में। सो डिफरेंशियल कैलकुलस, सो देखो इसमें क्या होगा। एक तो पहले तो ये काम करना है आपको कि मानना है कुछ वेरिएबल, जैसे कि मान लेते हैं कि एक वेरिएबल y है जो कि डिपेंड है x पे, है ना। वेरिएबल y क्या डिपेंड है x पे, कि x जितना चेंज होगा उस हिसाब से y चेंज होगा, है ना। हम जब ग्राफ भी बनाते हैं तो कुछ ऐसे ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे x होता है, यहाँ पे y होता है। तो x के वैल्यू पे y डिपेंड करता है, x किसी पे डिपेंड नहीं करता, है ना। बट y डिपेंड करता है x पे, x जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे y चेंज होगा। ठीक है, तो पहले बात तो ये है। और ये जो मैं बात बोल रहा हूं ना कि जो y है डिपेंड कर रहा है x पे, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ x। ठीक है, क्या हम बोल सकते हैं, y इज द फंक्शन ऑफ x। लिख भी देता हूं मैं, y इज द फंक्शन ऑफ x। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, जनरली जरूरी नहीं यहाँ पे एफ ही हो, कुछ और भी हो सकता है, बट कुछ इस तरीके में लिखा है, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स। तो इट इज द फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन मतलब वही कि ये इस पर डिपेंड कर रहा है और एक्स के वैल्यू के अनुसार वाई चेंज हो रहा है। जैसे कि मैं कुछ और एग्जांपल दूं आपको, जैसे वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं इस केस में एक्स की वैल्यू 1 पुट करूं तो वाई मुझे क्या मिलेगा, वाई भी मुझे 1 मिलेगा। अगर एक्स की वैल्यू मैं 2 पुट करूं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो वाई मुझे मिलेगा 4। ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू मैं 3 पुट करूं तो वाई मुझे क्या मिलेगा 9। तो वाई की वैल्यू डिपेंड है एक्स पे, एक्स आप जैसा भी चेंज करोगे वैसा वैसा वाई चेंज होगा। तो इस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ, वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। और भी एग्जाम्पल ले लो, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो इस केस में अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 पुट करूं तो वाई मुझे क्या मिलेगा 4। अगर एक्स की वैल्यू मैं -1 पुट करूं तो वाई मुझे क्या मिलेगा 2। तो वही है कि एक्स के वैल्यू पे यहाँ पे भी आपकी वाई की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। तो वही बात मैंने यहाँ पे बोला है, वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स एज सच, ये जो टॉपिक है ना फंक्शन, ये आप वही मैथ्स में पढ़ रहे होगे। मैथ्स में कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि फंक्शन करके एक चैप्टर आएगा। ठीक है, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इसे समझाने की, इससे आप समझो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो पहले बात तो ये मैंने बोला कि y इज द फंक्शन ऑफ x, एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आप बोल सकते हो। ठीक है, फिर कुछ चीज़ें, जैसे कि लेट से एक मैं ग्राफ ले लेता हूँ। ठीक है, ये ग्राफ है, एक्स एंड वाई एक्सिस है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ ऐसा मैं कर्व बना लेता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ कर्व है।
पॉइंट प्लॉट करने के बाद कंटिन्यूस मुझे कोई ग्राफ मिला है, कुछ ऐसा मिला है। ठीक है। अब इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना कि ये पूरे ग्राफ को ही मैं बोल सकता हूँ कि यार ये एक्स के वैल्यू के अनुसार आपको वाई की वैल्यू मिल रही है और वही पॉइंट को प्लॉट करते करते पूरा ग्राफ मिल रहा है। तो बेशक यहाँ पे मैं भी बोल सकता हूँ कि इस केस में भी कुछ ऐसा है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जैसे कि देखो, अगर यहाँ पे मैं कोई ना एक एक्स की वैल्यू लेता हूँ, लेट्स से यहाँ पे कोई एक्स की वैल्यू है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू क्या होगी? एक्स के लिए आप ऊपर तक जाओ ग्राफ तक और फिर एकदम वाई एक्सिस की तरफ जाओ, ये होगा आपका इसके एक्स के करस्पॉन्डिंग वाई, है ना? और इस वाई को हम क्या बोलते हैं? इस वाई को हम एफ ऑफ एक्स ही बोलते हैं, भूलना मत। ठीक है। अब लेट से कोई मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है, मैं लेट से कुछ वैल्यू ले लेता हूँ एक्स की, लेट से मैं ले लेता हूँ एक्स नॉट। ठीक है, क्या ले लिया मैंने? एक्स नॉट। तो एक्स नॉट इसके करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू क्या होगी? वही है, यहाँ जाओगे और यहाँ पे आओगे फिर, तो इसके करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू होगी एफ ऑफ एक्स नॉट। सेम सेंस है। अगर एक्स के करस्पॉन्डिंग वैल्यू थी एफ ऑफ एक्स, तो एक्स नॉट के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी? एफ ऑफ एक्स नॉट। ठीक है। अब देखो, अब मैं थोड़ा सा इस एक्स नॉट में इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ। इंक्रीमेंट मैं बहुत ही थोड़ा सा करूंगा, मतलब मैं इसमें बहुत ही थोड़ी सी वैल्यू बढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, मैं आप दिखा तो देता हूँ आपको, लेट से यहाँ पे कुछ बढ़ा रहा हूँ, बट ये वैल्यू बहुत छोटी रखने वाला हूँ। इतनी छोटी कि आपको ये स्क्रीन पे दिखाई भी नहीं देती, बट वही दिखाना है मुझे, तभी समझ में आएगा, इसलिए मैं कुछ दिखा रहा हूँ आपको। बट ये वैल्यू इतनी छोटी होगी, इतना कम मैं डिफरेंस लेने वाला हूँ, है ना, कि वो दिखेगी नहीं। तो फिलहाल तो ये डिफरेंस है आपका। ठीक है। अब ये डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस मैं ले लेता हूँ, लेट से ये है आपका डेल्टा एक्स। क्या ये? डेल्टा एक्स। यहाँ मार्क कर लेता हूं मैं, ये आपका डेल्टा एक्स है। और इस डिफरेंस को अगर मैं इसमें एक्स नॉट में ऐड करूं, तो मुझे यहाँ पे ये जो न्यू पॉइंट है वो क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा ये एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स, यही मिलेगा। जैसे यहाँ पे 2 है और मैंने इसमें 0.5 ऐड किया, तो मुझे क्या मिलेगा? 2.5। कब? प्रीवियस वाले पॉइंट में डिफरेंस ऐड किया तभी मिलेगा, है ना, ये चीज। अब ये जो न्यू पॉइंट मिला है आपको एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स, इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं जाऊं, ठीक है, और मैं पॉइंट को ढूंढूं वाई वाले, तो ये मुझे क्या मिलेगा? ये मुझे मिलेगा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ। अब क्या क्या आप ये चीज समझ पा रहे हो? जब यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे भी अंदर एक्स था, यहाँ जब एक्स नॉट था तो यहाँ भी अंदर एक्स नॉट था, और अब यहाँ पे जब अंदर एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स आ गया है, तो यहाँ पे भी अंदर क्या आ जाएगा? एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा। समझ पा रहे हो ये चीज? इस चीज का मैं यूज करूंगा अभी। ठीक है। लेट से ऐसा हम बोलेंगे कि इफ x changes from x is equal to x naught to x is equal to x naught plus delta x due to small increment in x. ठीक है। then delta y is equal to f of x naught plus delta x minus f of x naught। क्या ये बात समझ पा रहे हो आप लोग कि मैंने यहाँ पे x में कितना इंक्रीमेंट किया? मैंने यहाँ पे x में इंक्रीमेंट किया, इंक्रीमेंट मतलब कितना बढ़ाया मैंने डेल्टा x बढ़ाया। पहले था x नॉट, फिर उसमें बढ़ा दिया मैंने डेल्टा x, तो वो बन गया x नॉट प्लस डेल्टा x। तो मैंने बढ़ाया कितना? डेल्टा x। और ये डेल्टा x मैं निकाल कैसे सकता हूँ? डेल्टा x निकाल कैसे सकता हूँ? कोई बता सकता है इस चीज को? मैं अगर ये वाले पॉइंट को x नॉट प्लस डेल्टा x में से अगर मैं माइनस कर दूं x नॉट को, समझ पा रहे हो? अगर मैं इस पॉइंट में से एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स में से अगर मैं प्रीवियस वाला पॉइंट यानी कि एक्स नॉट अगर माइनस कर दूं, तो ये एक्स नॉट प्लस में और माइनस में है, कैंसिल होकर मुझे क्या मिल जाएगा? डेल्टा एक्स मिलेगा। तो ये जो इंक्रीमेंट है, जो डिफरेंस है, ये पता करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं आगे वाले पॉइंट में से
एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स में से माइनस कर दूंगा एक्स नॉट को, तो मुझे मिल जाएगा डेल्टा एक्स। वैसे ही ये एक्स वाले वैल्यू पे डिपेंड क्या है, आपकी वाई वाली वैल्यू। तो एक्स नॉट के लिए आपकी वाई वाली वैल्यू क्या थी, एफ ऑफ एक्स नॉट। और एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स के लिए वाई वाली वैल्यू क्या थी, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे डिफरेंस निकाला, ये जो इंक्रीमेंट निकाला मैंने एक्स में बाय सब्ट्रैक्टिंग एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स एंड माइनस डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट, वैसे ही मैंने क्या किया, समझ में आ रहा है, इसमें से ये माइनस किया, वैसे ही इसके करस्पॉन्डिंग y के वैल्यू में से इसके करस्पॉन्डिंग y के वैल्यू में माइनस कर लेता हूं। ठीक है, तो एक्स नॉट पर डेल्टा एक्स के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या है, अरे ये तो f ऑफ एक्स नॉट पर डेल्टा एक्स है, वही तो लिखा मैंने यहाँ पे, माइनस एक्स नॉट के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या है, अरे ये तो f ऑफ एक्स नॉट है, लिख दिया। ये चेंज इन क्या है, y में क्या चेंज हो रहा है, x में चेंज हो रहा है डेल्टा x, y में क्या चेंज हो रहा है उसको मैंने लिखा है डेल्टा y से, और इसमें मैंने क्या किया, डिफरेंस किया है, मैंने सब्ट्रैक्ट किया है f ऑफ एक्स नॉट पर डेल्टा x में से मैंने निकाला है f ऑफ एक्स नॉट को। समझ में आ रही है चीज, x में इंक्रीमेंट था डेल्टा x, कैसे मिला, एक्स नॉट पर डेल्टा x में से निकाला मैंने एक्स नॉट को। वैसे y में कितना इंक्रीमेंट है, y में जो भी चेंज जो भी इंक्रीमेंट है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, इसमें से y ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स में से निकाल देंगे हम f ऑफ एक्स नॉट को। ठीक है, अब ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जब इसका फ्रैक्शन लेंगे ना डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का, डेल्टा वाई मतलब क्या, आप समझ में आ गया होगा आपको, डेल्टा वाई मतलब एक हिसाब से चेंज इन वाई, और डेल्टा एक्स मतलब क्या, चेंज इन एक्स, कि एक्स में कितना चेंज हो। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन फॉर द इंटरवल बिटवीन एक्स। मतलब ये एक हिसाब से क्या बता रहा है आपको, ये रेशो ये बता रहा है कि y का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, y कितना चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू, यानी कि x के अनुसार, x के चेंज के हिसाब से y कितना चेंज हो रहा है, ये आपको ये रेशो बता रहा है ना, ये चीज थोड़ा ध्यान रखो। अब बस मुझे ये करना है, मुझे बस एक काम करना है, मुझे यही रेशो में लिमिट अप्लाई कर देनी है। क्या अप्लाई कर दी है, लिमिट अप्लाई कर देनी है। अब ये चीज क्या है, ये कौन सी भाषा यूज कर रहा हूं मैं, डरो मत प्लीज, डरो मत। लिमिट मतलब ये होता है, जैसे कि ये जो फ्रैक्शन है ना, इसमें जो डिनोमिनेटर है डेल्टा एक्स, मैं क्या करूंगा, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो लिख दूंगा। इसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। इसका क्या मतलब है कि मेरा जो डिनोमिनेटर है ये जीरो से बहुत पास में आ जाएगा। मतलब देखो ये डेल्टा एक्स ऑलरेडी बहुत छोटा है, इसको मैं और भी ज्यादा छोटा कर दूंगा। लेट से डेल्टा एक्स आया है आपका कुछ ऐसा, इतना डिफरेंस है डेल्टा एक्स, इस डिफरेंस को मैं और ज्यादा छोटा करना चाहता हूं, मैं इसको ना इतना छोटा करना चाहता हूं, बहुत छोटा करना चाहता हूं, और इतना छोटा कि वो जीरो से बहुत पास में हो जाए, उसकी जो वैल्यू हो क्या हो, जीरो से बहुत क्लोज आ जाए। बट जीरो नहीं बनाना, ध्यान देना, उससे जीरो नहीं बनाना है। अगर मुझे डेल्टा एक्स जीरो बनाना हो तो मैं ऐसे लिखता डेल्टा एक्स इज इक्वल टू जीरो। बट ये कर भी नहीं सकता ना मैं अगर डिनोमिनेटर को जीरो बना दूंगा तो फ्रैक्शन क्या हो जाता, अनडिफाइंड हो जाता ना। अगर मैं टू अपॉइंट जीरो कर दूं, इसका आंसर आ सकता है कभी, जीरो के टेबल में टू आता है क्या, कभी नहीं आता, अनडिफाइंड, इन इन्फिनिटी। इसलिए तो उसका ध्यान रखना है हमें कि डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो नहीं लिखेंगे, हम डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो लिखेंगे, यानी कि डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो से बहुत क्लोज में होने वाली है, बहुत छोटी हो जाएगी, बट जीरो नहीं होगी। ठीक है, ये चीज अगर यहां पे मैंने ये अप्लाई किया तो देखो, अभी डेल्टा वाई की वैल्यू क्या थी, चेंज इन वाई मैंने क्या बोला था, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, तो वो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, और डेल्टा एक्स तो अपना डेल्टा एक्स ही है, बाकी इसको भी हम लिख सकते हैं एक्स नॉट, मतलब ये चीज़ माइनस ये चीज़, एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट, बाकी ज़रूरत नहीं। बस बता रहा हूँ मैं कि ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद अब यही चीज़ को, ठीक है, यही चीज़ को मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स।
ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यही आपका है डिफरेंशियल कैलकुलस। मतलब क्या, मैंने बस यही किया, अभी आपने देखा ना, मैंने इस चीज पे क्या कर दिया था, लिमिट लगा दिया था डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। ये डेल्टा एक्स बहुत छोटा जब हो जाएगा, चीजें जब बहुत ही छोटी हो जाती हैं, क्लोज टू जीरो, तब मैं डेल्टा जो कि चेंज इन एक्स था, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा बाय डी। डी मतलब और भी छोटी चीज, बहुत छोटी चीज, क्लोज टू जीरो। और अगर एक्स में काफी छोटा चेंज हो रहा है, एक्स में अगर बहुत छोटा चेंज हो रहा है, तो वाई में भी क्या होगा, बहुत छोटा चेंज होगा। तो जो ट्रायंगल आपने देखा था, जो चेंज हमने हमने बनाया था वाई में, अब वहां पे आप डी बना दोगे, सो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ये है आपका डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये इसको आप डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भी ले सकते हो। ठीक है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो। देखो, y को हम तो एफ ऑफ एक्स ही बोल रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स भी ले सकते हैं, इक्वल टू डी ऑफ एक्स। मतलब हम इस फंक्शन ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, इसको हम तोड़ेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के अनुसार। एक्चुअल में इसमें ज्यादा सोचना होता नहीं है, इसमें हमें डायरेक्टली फॉर्मूले मिल जाते हैं, तो ज्यादा सोचो मत। ठीक है, बस ये इसका एक डेफिनेशन है। लिमिट लिमिट के बारे में थोड़ा बताया आपको, सही में बताऊं तो लिमिट करके भी एक चैप्टर है मैथ्स में। ये जो मैंने यहाँ पे लिमिट लगाई ना, इसके ऊपर एक चैप्टर पढ़ोगे आप। मैंने यहाँ पे जो फंक्शन बताया ना, आप उसके ऊपर एक चैप्टर है मैथ्स में। तो ये बिल्कुल मेरे लिए टफ है आपको एक चीज एक्सप्लेन करना, क्योंकि इस पे पूरा एक एक समुद्र है, एक छोटी सी एक एक बाल्टी भर के मैं आपको बता रहा हूँ बस। ठीक है, डरो मत, बस इतना समझ लो, बस इतना बस थोड़ा देख लो, इनके डिटेल में चीजें आप देख रहे होगे। ठीक है, बाकी हम कुछ फॉर्मूले भी देखेंगे तो चीजें और आसान हो जाएंगी। ठीक है, बाकी इस चीज को आप याद रखोगे कि ये डी वाई बाई डी एक्स मतलब कि वाई को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, या इसको आप बोल सकते हो डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, या विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, ऐसे ही बोल सकते हो विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, कि एक्स में जो चेंज हुआ है उसके अनुसार वाई में क्या चेंज हुआ है, उसकी ये वैल्यू होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, आओ देखते हैं इससे भी। सो प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन में जो अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, वो है डिफरेंशिएशन ऑफ एस ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज एस टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये क्या है, देखो, मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहा था एस के साथ एफ ऑफ एक्स था यहाँ पे, बट यहाँ पे बता दूं आपको कि एस एक कांस्टेंट है। ठीक है, एस क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब ये कि एस जो नीचे आपको दिख रहा है ना वेरिएबल एक्स, इस पे डिपेंड नहीं करता। एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो अगर s कांस्टेंट है यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो हम जब डिफरेंशिएशन दो चीजों का ले रहे होंगे s और f ऑफ x का, तो s को आप बाहर निकाल दोगे क्योंकि वो कांस्टेंट है, और वहां पे फिर डिफरेंशिएशन बस किसका होगा, आपका f ऑफ x का होगा, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सिंपल सा है, कांस्टेंट होगा तो उसका हम डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, उससे हम बाहर निकाल लेंगे, और जो बची हुई चीज है जिसमें x दिख रहा है आपको, उसका हम डिफरेंशिएशन करने वाला है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है कि अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं दो चीजों का या दो फंक्शंस का, एक है एफ वन ऑफ एक्स और एक है एफ टू ऑफ एक्स। मान लो कि प्लस भी कर रहे हो या माइनस कर रहे हो ना, जो मर्जी वो कर रहे हो, दोनों के लिए सेम ही चीज है। तो अगर लेट से दो फंक्शन का एडिशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, अगर उनका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, आप डिफरेंशिएशन पहले वाले कर लो पहले। सो डी बाय डी एक्स ऑफ एफ वन ऑफ एक्स कर लो, फिर जो भी आपका है प्लस है या माइनस है, फिर आप डिफरेंशिएशन कर लो दूसरे वाले फंक्शन का अलग से। सो डी बाय डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स एक्स। समझ में आ रहा है, मतलब अगर हम दो फंक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं और उसके आगे उसके बाहर डिफरेंशिएशन लगा हुआ है, तो डिफरेंशिएशन हम पहले वाले कर लेंगे पहले, फिर प्लस माइनस, और दूसरे वाले का फिर कर लेंगे। ठीक है, सिंपल सा रूल है। फिर थर्ड है कि अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं दो फंक्शन का जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे कि एफ वन ऑफ एक्स इंटू
f2 ऑफ x। तो क्या हो जाएगा, हम इसका ऐसा कुछ रूल है कि आप जब ऐसा दो फंक्शन है जो कि x पे डिपेंड है और उनका हम अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या करोगे, जैसे कि पहला जो फंक्शन है उसको आप एज इट इज लिख दो, उसको आप कुछ मत करो, इनटू, फिर दूसरा वाला जो फंक्शन है ना उसका आप डेरिवेशन ले लो, उसका आप डेरिवेशन कर लो, यानी कि हम लिख लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ f2 ऑफ x। ठीक है, फिर डालो प्लस साइन, अब इसका उल्टा करो, यानी कि अभी आप f2 ऑफ x को एज इट इज लिख दो, और जो पहला वाला फंक्शन है ना उसका आप डिफरेंशिएशन कर लो, यानी कि डी बाय डी एक्स ऑफ f1 ऑफ x। ये फॉर्मूला है, समझ में आ रहा है? एक ट्रिक से आप याद रख सकते हो, जैसे कि पहला वाला फंक्शन आप एज इट इज लिख दो, दूसरा वाला कर लो आप डिफरेंशिएशन, प्लस फिर उसका उल्टा करोगे आप, अब दूसरे वाला का जो आपने डिफरेंशिएशन किया था अभी आप उसको एज इट इज छोड़ दो, और पहले वाला का आप क्या कर लो, डिफरेंशिएशन कर लो। क्लियर है? ठीक है ना? इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कि जैसे कि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था ना, अभी हम डिवाइड कर लेते हैं, जैसे कि f1 ऑफ x अपॉन f2 ऑफ x, इनका लेट से अगर डिवीजन है तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो इनका हम कैसे करेंगे, देखो जो नीचे फंक्शन है ना उसका आप स्क्वायर कर लो, उसका आप क्या करो, नीचे ही डिनोमिनेटर में लेके उनका स्क्वायर कर लो, और ऊपर हम उसको एज इट इज लिख देंगे, और जो बचा है f1 ऑफ x उसका आप कर लोगे डेरिवेटिव, और अब लोगे आप माइनस साइन, अब इसका उल्टा कर दोगे, अब आप f1 ऑफ x को छोड़ दोगे और f2 x का आप कर लोगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या किया? अगर डिवाइड हो रहे हैं दो फंक्शन ऑफ x, तो नीचे वाले फंक्शन का आप डिनोमिनेटर में स्क्वायर कर लो, अब इसका आपने स्क्वायर किया तो उसको आप अभी छोड़ दो, जो बचा हुआ दूसरा वाला फंक्शन है जो न्यूमरेटर वाला फंक्शन है उसका आप डिफरेंशिएशन करो, अब यहाँ पे माइनस करो क्योंकि देखो मल्टीप्लाई में प्लस था, अब डिवाइड है माइनस होगा, है ना? फिर अब यहाँ पे आपने जो काम किया उसका आप उल्टा करोगे, अभी आप डिफरेंशिएशन f1 ऑफ x का किया था आपने, अभी आप f1 ऑफ x एज इट इज लिख दो, और आप अब f2 ऑफ x का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। ये होगा फॉर्मूला डेरिवेशन ऑफ क्वोशंट्स, या फिर डिवाइड करने के टाइम पे आप डेरिवेशन कुछ ऐसे करोगे। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट नेक्स्ट मैं बताता हूँ चेन रूल के बारे में, एक है प्रॉपर्टी उसको हम चेन रूल बोलते हैं। सो ये कैसा रूल है, ये क्या चीज है, देखो मान लो कि आपका जो फंक्शन है y, है ना, लेट से आपका जो y है, ये मान लो कि y जो है y डिपेंड है x पे, और x डिपेंड है कोई और ही वेरिएबल t पे। क्या बोला मैंने? y लेट से डिपेंड है x पे और x डिपेंड है t पे। अब जब y डिपेंड है x पे तो मैं बोल सकता हूं कि ये है f ऑफ x, है ना? यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि y इज डिपेंड ऑन x, तो हम बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू f ऑफ x, और अगर x डिपेंड है t पे तो मैं क्या बोल सकता हूं कि x इज इक्वल टू, इसका भी कोई फंक्शन होगा, लेट से f की जगह पे लेट से g ले लो, g ऑफ t। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? जैसे मैंने यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने बोला कि y डिपेंड है x पे, तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, f ऑफ x। सेम अगर x डिपेंड है t पे, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, x इज द फंक्शन ऑफ t। जरूरी नहीं फंक्शन के लिए f ही डालें, g भी डाल सकते हो आप, h भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। तो x इज इक्वल टू g ऑफ t, यानी कि x है फंक्शन ऑफ t, t के अनुसार x चेंज हो रहा है, x डिपेंड है t पे, मान लेते हैं ये चीज है अगर। तब अगर मैं आपसे पूछूं कि ना मुझे कुछ ये करना है, मुझे dy बाय dt करना है, मतलब कि मुझे y को डिफरेंशिएट करना है t के रिस्पेक्ट में, या मैं ऐसे बोल लूं कि y का मतलब तो f ऑफ x था, तो मुझे f ऑफ x को डिफरेंशिएट करना है t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे देखो यहां से यहां तक जाने के लिए एक सीक्वेंस है। तो पहले आप क्या करोगे, y का डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में, y का डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में, फिर मल्टीप्लाई में, फिर आप x का डिफरेंशिएशन करोगे t के रिस्पेक्ट में।
एक्स का आप डिफ्रेंसिएशन करोगे टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अभी देखो y की जगह पे एफ एक्स लिखो या कुछ भी लिखो, कोई इशू नहीं उसमें, ठीक है। सो देखो यार, डी वाई बाई डी टी आप निकाल सकते हो कुछ इस फॉर्मूले के साथ। मुझे अगर डायरेक्टली y का डिफरेंशिएशन करना है t के रिस्पेक्ट में, तो मुझे एक चेन फॉलो करना पड़ेगा। मुझे पहले y को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, फिर मुझे x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। समझ में आ रही है ये चीज? बिल्कुल। इसको ही हम बोलते हैं चेन रूल। इसको एक तो तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर मैं वही है कि y के जगह पर मैं एफ एक्स लिख दूं, ठीक है, और x के जगह पे मैं क्या लिखूंगा फिर, g ऑफ t लिखूंगा, ठीक है। वही यहाँ पे भी आप g ऑफ t लिख दो, और ये तो dt है ही, ठीक है। सो ये चीज है, ये चीज हमने बस y की जगह पे एफ एक्स लिख दिया, x की जगह पे g ऑफ t लिख दिया, क्योंकि हमारा वही सब एजम्पशन था। और यहाँ पे भी आप देखो एक रूल भी, ये रूल ऐसा वैसा नहीं है, इसको आप देखोगे ध्यान से, अगर ये दो चीज मल्टीप्लाई है तो देखो यहाँ पे ऊपर dx, यहाँ नीचे dx, अगर कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा आपका dy बाई डी टी। वही तो यहाँ पे है dy बाई डी टी। सेम यहाँ पे भी आप देखो, हमने जब पुट कर दिया y और x की वैल्यू, तो यहाँ पे देखो डी जी टी और यहाँ पे डी जी टी कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा आपका डी ऑफ एफ एक्स अपॉन डी टी। वही है यहाँ पे डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी टी, है ना। तो ये है आपका चेन रूल। काफी इंपॉर्टेंट है ये, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। एक और चीज है, लेट से अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन, जैसे कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिख दूं मैं, अगर देखो फंक्शन के अंदर फंक्शन, जैसे कि एफ के अंदर है एक्स का फंक्शन, तो इस चीज को हम बोलते हैं क्या, इस चीज को हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। क्या बोलते हैं हम इसे, कंपोजिट फंक्शन। और अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन ले लूं तो क्या होगा, पहले वही मेरा जो फंक्शन है, ठीक है, पूरा जो जो चीज आपको दिख रही है ना एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसका पहले डिफरेंशिएशन करोगे इस जी ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट, ठीक है ना, डी लगा दे, तो डी मत भूल जाना। और उसके बाद जी ऑफ एक्स का हम डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट। क्या ये चीज वैसी लग रही है जैसे ऊपर है ना? वही चीज लग रही है ना। देखो पहले हमने फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जी वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट में, फिर जी वाले फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन किया वो जो वेरिएबल बचा था, जैसे यहाँ पे टी बचा था, यहाँ पे एक्स बचा था, उसके रिस्पेक्ट में। तो कंपोजिशन फंक्शन या कंपोजिट फंक्शन जो है, इसको भी हम सेम हिसाब से ही क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। पहले पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट किया अंदर वाले से, फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट किया और अंदर वाले से है ना। तो यही है आपका चेन रूल, यही है आपका चेन रूल। अलग अलग तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मल फंक्शन दिया है तो ऐसे करो, कंपोजिट फंक्शन दिया तो ऐसे करो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम यूज करेंगे फिजिक्स में नहीं, मैथ्स में भी। इसके बाद हमारे पास कुछ सिंपल फंक्शंस के, एक्स के कुछ सिंपल फंक्शंस के डेरिवेटिव्स यहाँ पे दिए हैं। जनरली एज हम फॉर्मूला भी इसे यूज कर लेते हैं। तो देखो जैसे कि सबसे पहले अगर x रेस टू एन है, तो x रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या होगा, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, ठीक है। मतलब कि अगर n मतलब कोई ये पावर है, कोई नंबर ऊपर होगा, है ना, जैसे कि x रेस टू थ्री है, तो इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, ये जो थ्री है या फिर जो n था वो आगे आ गया था, तो ये जो थ्री है वो आगे आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे x रहेगा, और जो x की पावर में वो एक कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा थ्री माइनस वन, तो ये होगा आपका थ्री एक्स का स्क्वायर, ठीक है। एक सेकेंड, ये हो गया आपका थ्री एक्स का स्क्वायर। तो ऐसे करना, ये आपका पहला फॉर्मूला है कि अगर एक्स रेस टू एन है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। क्लियर है। फिर अगर ई रेस टू एक्स है, ई को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही बोलते हैं, ई एक्स को, ई रेस टू एक्स को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका अगर मैं डेरिवेशन करूं तो इसको कुछ भी नहीं होता है। देखो कुछ भी नहीं हो रहा है इसे, ये जैसे का तैसा आपको दिख रहा है, ठीक है। सो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे। बट अगर e की पावर ए एक्स है, e की पावर यहाँ पे बस x था, यानी कि x के साथ यहाँ पे पावर, x के साथ यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 था। बट अगर e की पावर ए एक्स है, यानी कि ऐसा कुछ लेट्स है, e की पावर 2x है,
ये उसी फॉर्म में होगा, e की पावर एक्स के फॉर्म में हो गया। अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, जो a है ना, x का जो a है वो आगे आ जाएगा, यानी कि कुछ जो 2 है यहाँ पे आगे आ जाएगा, और फिर जो है सो वही लिख दो, आप वापस से वही लिख दो e की पावर 2x। ये तरीका है डिफरेंशिएशन का। अगर बस e की पावर x है तो भाई e की पावर x ही आएगा आपका डिफरेंशिएशन। बट अगर e की पावर 2x है तो x के साथ जो नंबर दिख रहा है पहले लिख दो और वापस से वही चीज को रिपीट करके लिख दो। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है। फिर और भी चीजें यहाँ पे, अगर मैं लॉन एक्स क्या होता है जनरली, ये लॉग एक्स टू द बेस ई होता है। ठीक है। लॉग एक्स टू द बेस ई को हम लॉन एक्स भी बोलते हैं, एल एन ऑफ एक्स भी बोलते हैं। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, लोगारिथम, ये सब चीजें मैथ्स में। सो लॉग एक्स टू द बेस ई को हम लॉन एक्स, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ एक्स या एल एन ऑफ एक्स भी बोलते हैं। सो उसका अगर मैं डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में तो 1/x होता है। क्या होता है, वही एक्स को आप रेसिप्रोकल में लिख दो, 1/x कर दो। फिर अगर मैं साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करूंगा तो उसका फॉर्मूला होता है कॉस एक्स। साइन का क्या होता है, कॉस एक्स। फिर अगर मैं कॉस का करूं तो वो होता है माइनस साइन एक्स। ध्यान देना, साइन आ गया यहाँ पे, माइनस साइन आ गया है। साइन का कॉस था, कॉस का माइनस साइन एक्स है। फिर अगर मैं टैन का करूं तो सेक्स स्क्वायर एक्स है। कॉट का करूं तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक, याद रखना है। ऐसा कुछ लॉजिक वॉजिक तो थोड़ा मुश्किल होगा, बट बिल्ड करना है तो कर भी सकते हो। जैसे कि आप जानते हो कि अच्छा, कि मेरे पास एक फॉर्मूला था कि 1 + tan² x इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला हम जानते हैं, आइडेंटिटी है। तो अगर देखो tan x का डिफरेंशिएशन है, वैसे तो यहाँ पे स्क्वायर है बट याद रखो tan x का है, तो आएगा आपका सेक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है। वैसे ही कुछ था नेक्स्ट वाले का, कि अगर मैं 1 + cot² x बोलूं तो इसके ये किसके बराबर है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स के बराबर होगा। तो वैसे अगर मैं कॉट एक्स स्क्वायर हटाऊं और बस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन बोलूं तो वो क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सॉरी, ये प्लस में रहेगा, बट याद रखो कि अगर प्लस में तो ये हम फॉर्मूले माइनस रखेंगे। मैं बस एक ट्रिक बता रहा हूँ याद रखने का। मतलब पूछोगे ऐसा क्यों आया, सो थोड़ा वेट कर लो, मैथ्स में ये आ जाएगा जब, तो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं डिफरेंशिएशन के, उसके तहत ये सब प्रूव हो जाएंगे। बट तब तक के लिए इसे याद रख लो। ठीक है। फिर सेक एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करें तो होगा tan x सेक्स एक्स, और कोसेक एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो होगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ये 9 फॉर्मूले आपको दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक में, इन्हें आप याद रख लो, कृपया करके याद रख लो, क्योंकि बेसिक से क्वेश्चन आ जाते हैं फिजिक्स में। मैं क्वेश्चन भी करा के दिखा दूंगा आपको, बहुत ईजी होते हैं और दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आती, बस तभी बट जब आप इनको याद रखोगे। इनको बस आप याद रख लो, तब कोई दिक्कत होगी नहीं, होनी नहीं दूंगा मैं। आओ कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं डिफरेंशिएशन के ऊपर, डेरिवेटिव के ऊपर। तो जैसे कि आपको एक फंक्शन दिया है यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में, कि एफ ऑफ एक्स है आपके पास x⁸ और इसका आपको निकालना है डिफरेंशिएशन। ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे x⁸ है, यानी कि x⁴n वाला फॉर्मेट है ना। हमने एक फॉर्मूला देखा था जस्ट, कि अगर अगर x⁴n का मैं अगर डिफरेंशिएशन करूं, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, n x⁻n−1, यही था फॉर्मूला। ठीक है। अब इस वाले केस में कर लेते हैं वही काम। अब यहाँ पे x⁻n की जगह पे आपका आएगा x⁸ तो अगर मैं x⁸ का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं x के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना आ जाएगा, वही जैसे n आगे आ जाता है वैसे 8 आगे आ जाएगा कोएफिशिएंट में, और x के पावर में एक कम हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा ये 8−1। कितना मिलेगा ये, 8x⁻7, है ना, यही मिलेगा। क्लियर है, ये आ गया आपका डिफरेंशिएशन ऑफ x⁸ एट x 8x⁻7। क्लियर है, एकदम इजी है। सेम सेकंड वाला भी हो जाएगा। देखो अपने पास अब फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x इज x³ प्लस साइन एक्स। अब यहाँ पे दो चीजें हैं ना, ये भी x पे डिपेंड करता है और ये भी x पे डिपेंड करता है, मतलब ये दो फंक्शन है एक हिसाब से, और दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, इनका मुझे करना है डिफरेंशिएशन। तो क्या आपको याद है एक प्रॉपर्टी, देखो ये तो फॉर्मूले थे, फॉर्मूले हमने यूज किया, बट अभी मेरे इस क्वेश्चन के अनुसार मुझे लग रहा है मुझे एक प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। वो प्रॉपर्टी कौन सी होगी, कौन सी होगी, कौन सी होगी, क्या वो प्रॉपर्टी ये सेकंड वाली होगी,
है ना? अगर 2 फंक्शन अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ होते हैं, तो डिफरेंशिएशन जब हम उनका लेते हैं, तो पहले हम पहले वाले का कर लेंगे डिफरेंशिएशन, फिर जो भी साइन है वो लगाओ प्लस माइनस, फिर लग कर दो आप दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन। यही लगाना है बस, है ना? पहले हम ये प्रॉपर्टी लगा देंगे यहाँ पे, ठीक? सो हम अगर प्रॉपर्टी लगाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि लेट्स से कि यहाँ पे आपका फॉर f1 x, है ना? लेट्स से f1 x आपका x क्यूब है और f2x है आपका यहाँ पे इस केस में साइन ऑफ x, सेकंड वाला जो फंक्शन है। और हम जब ये चीज करते हैं ना, हम जब डेरिवेशन करते हैं सम ऑफ टू फंक्शंस का, f1 ऑफ x प्लस f2 ऑफ x, ठीक है? सो क्या होता है उसका, उस प्रॉपर्टी क्या थी कि पहले वाले का पहले आप कर लोगे डिफरेंशिएशन प्लस फिर आप करोगे दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है? सो अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं डिफरेंशिएशन ऑफ पहला हमारा f1 ऑफ x हमारा क्या x क्यूब है प्लस f2 ऑफ x हमें क्या दिया था क्वेश्चन के हिसाब से sin x दिया था, है ना? तो sin x है। सो करो डिफरेंशिएशन, पहले हम करेंगे x क्यूब का डिफरेंशिएशन, सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है? प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब तो सिंपल से फॉर्मूला है ना, ये तो अपना पहले वाला ही फॉर्मूला हो गया एक्स एस टू एन वाला, कि अगर एक्स एस टू एन है उसका डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा, ये जो थ्री है वो आगे आ जाएगा, फिर एक्स में जो एक पावर है थ्री में एक माइनस कर दो कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। सिंपल है ना? और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैंने डिस्कस किया हुआ था ये, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, है ना? तो हम यहाँ पे लिख देंगे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा आपका कॉस एक्स, ठीक है? ये हो गया डिफरेंशिएशन सॉल्व। क्लियर? इतना सा काम करना है बस। तो देखो मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन लिए आसान आसान से, मैंने आसान आसान से नहीं लिए, महाराष्ट्र बोर्ड में जो है एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आता है, आसान आसान से आता है, तो मैंने वही लिया। और आपने देखा यहाँ पे कि एक कुछ यहाँ पे आपने देखा कि एक एक्स स्टैन वाला फॉर्मूला यूज हुआ, फिर साइन एक्स वाला फॉर्मूला यूज हुआ, फिर एक प्रॉपर्टी है जो है वो यूज हुई है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ना कि डायरेक्टली जो फॉर्मूले हैं ये जो मैंने डिस्कस किए अभी, और ये जो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे डिस्कस की थी, ये सब डायरेक्टली यूज में आ जाता है। इसलिए ध्यान से देख लो प्रॉपर्टीज और फॉर्मूले, थोड़ा देख लो, याद कर लो, और ऐसे क्वेश्चन फिर आप आराम से कर लोगे, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन फिर आप आराम से कर लोगे। सो टेक्स्ट बुक में और ऐसे क्वेश्चन ढूंढो, टेक्सचुअल कुछ क्वेश्चन होंगे उनको भी ट्राई करो सॉल्व करने का, डिफरेंशिएशन करो उनका। इनकेस डाउट रहेगा कुछ भी तो पूछो, कमेंट सेक्शन में डाल देना आप। बाकी एक टॉपिक और बचा है इंटीग्रल कैलकुलस, जो कि कैलकुलस का जो सेकंड ब्रांच है इंटीग्रल कैलकुलस, वो थोड़ी सी बची हुई है, वो हम थोड़ा नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, छोटा सा एक वीडियो रहेगा, कवर कर लेंगे। तो रिवाइज करो यहाँ तक के जो भी टॉपिक्स हैं पिछले, अगर कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही कि यार ये चीज़ कैसे बोल रहे हैं वो कैसे बोल रहे हैं, तो हो सकता है आपने पिछले वीडियो नहीं देखे, उसके कारण हो रहा हो, तो पिछला वीडियो जाके फटाफट देख लो। और हम डेफिनेटली नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम ये पूरा चैप्टर कंक्लूड कर देंगे, और उसके बाद हम कुछ एमएसएसडीटी लेवल के क्वेश्चंस इस मैथमेटिकल मेथड्स या वेक्टर्स के सॉल्व करेंगे, ठीक है? एमएसएसडीटी लेवल क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े टफ होंगे लेकिन ट्रिकी होंगे, मज़ा भी आएगा, कंसेप्ट जो भी रहेगा हमने पढ़ लिया रहेगा, और फिर वैसे क्वेश्चन करने में फिर और मज़ा आएगा, ठीक है? सो आप लोग हर एक लेक्चर अच्छे से देखो, रिवाइज करो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखो। ओके, सब्सक्राइब शेयर लाइक जो भी है सब कुछ कर दो इस वीडियो में। ओके, ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।